दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं। हम आज मौजूद हैं समालखा में और हमारे साथ विधायक रविंद्र मछरोली जी रहेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। कुछ आरोप भी उनके ऊपर लगे हैं, उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे और इन्होंने हल्के में क्या क्या कार्य करवाए इस बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। स्वागत है जी। सर, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि जब आप चुनाव लड़े थे, कुछ हल्के में वायदे किए थे आपने, वो वायदे कहाँ तक पूरे हुए? हालांकि जो आपकी समालखा की जनता है वो आरोप ये लगाती रही है कि विधायक जी इलेक्शन जीतने के बाद गायब ही हो गए। देखो, जब मैंने इलेक्शन जीता, वोट तो 2 लाख हैं क्षेत्र के अंदर, मेरे को तो 54,000 ही आए हैं। 1.5 लाख वोट तो समझो खिलाफत किए हैं। ये तो सचुआई नहीं होता क्या नहीं। मुझे तो एक बात का पता है, जब से हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, सभी थाने खाली हो गए हैं। जो मुकदमेबाजी थे, जो लोग दलाली कराया कर दे, वो सभी आप जाकर किसी भी ऑफिस में जाकर देखो, कहीं भी जाने आने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ रही है। लोगों ने सब न पता है भाई, कहीं भी कोई दलाल नहीं रहे, कहीं इतने आपस में लड़ाई झगड़े नहीं रहे। और समालखा क्षेत्र तो हमारा बहुत सुकून से है। मैं तो अपने क्षेत्र वासियों से फिर हाथ जोड़ कर यही कहता हूँ, भाई मैं तो इनका बच्चा हूँ, मैं कोई राजनीति परिवार से तो हूँ नहीं, मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ और मैंने तो इनकी सेवा के लिए रहता हूँ। मैं तो 24 घंटे तैयार रहता हूँ। सर, आरोप जो है उस पर बात कर रहे हैं कि जनता ये कह रही है कि इलेक्शन जीतने के बाद अब जनता के बीच में दिखे नहीं है। मैं तो रहता ही यहीं हूँ, सारा दिन आप मेरे पास रहो, 200 से 300 आदमी मेरे पास सारा दिन मिलते हैं और मैं जाता हूँ आता हूँ सारा दिन। और मैं कहाँ रहता हूँ, विदेश तो मेरा कोई कारोबार भी नहीं है, मैं तो यहीं रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। विधायक जी, अभी आपने ये बताया कि राजनीति परिवार नहीं है आपका, फिर इस तरफ कैसे जुड़ाव हो गया कि इस बार यार एमएलए का इलेक्शन लड़े और जीत के जाना है? क्या दिमाग में चल रही थी? मैं तो दरअसल मैं तो कभी अब राजनीति से पहले कभी राजनीति से किसी एमएलए से किसी से मिला भी नहीं था। मैं तो एक सिर्फ भावना से लोगों की सुना कर दे, भाई लोग ऐसे दुखी हैं, ऐसे हैं, ये सच्चाई बात थी, इसमें कोई फर्क नहीं है। पब्लिक पार्टीबाजी आपस में 2 लड़ पड़े, भाई नेता ये कराते हैं, नेता ये कराते हैं, ये सच्चाई की बात है, इसमें कोई झूठ नहीं थी। क्योंकि हमने भी देखा एमएलए बनने के बाद लोगों ने, अभी मेरे क्षेत्र में भी जब बने हम, जब तक काफ़ी आपस में पार्टीबाजी का माहौल था, अब आगे शांत है माहौल, कोई किसी का कोई आपस में पार्टीबाजी नहीं है। भाई हाथ जोड़ना सिखाए, लोगों को सेवा की भावनाएं सिखाई, भाई सेवाएं है जो भी है। किस तरह से, मतलब चलो एक आदमी का विजन होता है कि कुछ ऐसा कोई कार्य रहा होगा कि किसी नेता के पास आप गए होगे, आपका काम नहीं हुआ, उसके बाद रविंद्र मछरोली के दिमाग में आए कि अब तो खुद ही एमएलए का इलेक्शन लड़ा जाए, खुद ही नेता बना जाए। नहीं, मैं नहीं लड़ना चाहता था। मेरे को तो लोग आते रहते थे, भाई चुनाव लड़ेंगे, चुनाव ये कर ले, तू ये कर ले। और मैं तो चुनाव से पहले भी सब न पता, मैंने तो चुनाव के अंदर भी किसी को एक पौवा दारू का या कोई मैंने तो नहीं पिलाया किसी को भी, ना मैंने किसी को ये कहा। भाई मैं तो एक ही बात कही, किसी ने ये कह दिया भाई चुनाव लड़ा, दारू दो, ये दो, भाई वोट भी मत डालना, हमें ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है। ये तो हम तो एक सेवा और भावना की बात है, हम तो ये भर के देख रहे थे भाई ये चीज़ ऐसे हो भी सकती है क्या। इस चीज़ के लिए प्यार प्रेम ही सब कुछ है। तो आपके सामने दिग्गज नेता खड़े थे, फिर मतलब कितना आश्वस्त है कि मतलब मैं यहाँ से समालखा हल्के से सीट निकाल के जाऊँगा? ऐसा है ना, दिग्गज तो अपने आप में आदमी दिग्गज रहे, जनता के आगे कोई दिग्गज नहीं है। जनता ना किसी को दिग्गज समझती, जनता ने जो फैसला लेना है वो अपनी मर्जी से लेती है, चाहे कोई दिग्गज हो कुछ हो, उन्होंने क्या लेना दिग्गज से और उससे। जनता ने तो अपने डिसीजन पर अपने उस पर फैसला लेना होता है। तो अभी 3.5 साल के करीब हो गए आपको विधायक बने, क्या ऐसे कार्य करवाएं कि जनता आपको दोबारा फिर समालखा से विधायक बना के भेजे? देखो, कार्य तो ऐसा है, हमने तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था। और
हमारे समालखा के अंदर मैं तो ये कहता हूँ कामों की कोई कमी भी नहीं है, क्योंकि हरियाणा के अंदर ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं कि कोई पार्टी नहीं, कोई बाजी नहीं, किसी का कुछ नहीं है। हमारे यहाँ समालखा में फौजियों के लिए आज तक किसी ने वो नहीं बनवाया था, उसका काम अभी शुरू हो गया, टेंडर भी हो गया है। समालखा रेलवे स्टेशन के पास पार्क है बहुत बड़ा, उसके लिए वो है। और बाईपास के लिए जो चुलकाना से सीधा कुआना निकलता है मंडी गुआना, उसके लिए। और रोडों के लिए गली चुपाड़ा इनका तो काम ही काफ़ी है। और रही बात नौकरियों की, नौकरी तो इस सरकार के अंदर आप सब जानते हैं कि भाई यहाँ तो जो पढ़ेगा वो लगेगा, जो इंटरव्यू पास करेगा वो लगेगा। कोई सिफारिश और उसकी तो जरूरत नहीं है, कोई विधायक की जरूरत नहीं है नौकरियों के अंदर। तो पारदर्शिता रही, मतलब अभी तक आपके हलके में आप कितना मानते हैं कि कितनी नौकरियां आपके हलके में लगी हैं? ऐसा है, नौकरियां मेरे हलके में वो लगी हैं जिन्होंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि भाई तुम नौकरी भी लग जाओगे, क्योंकि बेचारे की ना किसी की कोई सिफारिश थी, ना कुछ था, कोई नेता नहीं जाना था। नहीं, ये नेता आप अपने रिश्तेदारों को, अपने चेतों को लगवाते थे। और अगर नेता का चेता नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, तो ये नहीं लगवाते थे। तो अब इस सरकार में आकर ऐसे लगे हैं तो लोग बड़े खुश हैं। विधायक जी, एक बात सुनने को हमेशा ये मिलती है कि मुख्यमंत्री जो हैं आपके बड़े ईमानदार आदमी हैं, निचले वाले जो हैं कहीं ना कहीं टांका मार लेते हैं। मेरी बात से कितना संतुष्ट है आप? देखो, मैं तो ये कहता हूँ शायद अभी तक मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। विपक्ष भी रोज हर रोज मतलब आरोप ढूंढता फिरता रहता, विपक्ष का काम भी होता है भाई आरोप ढूंढना, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लग पाया, कोई भी किसी प्रकार का, किसी तरह का। और हम तो ये कहते हैं कि शायद हमने अपनी जिंदगी के अंदर इतना ईमानदार और इतनी अच्छी छवि का आदमी पहली बार ही देखा। तो मैं निचले स्तर की बात कर रहा हूँ। विधायक जो, वो तो मुख्यमंत्री जी तो शरीफ आदमी है, लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि जो अफसर हैं वो, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात हुई थी, भ्रष्टाचार मुक्त की बात हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री से नीचे नीचे आते आते उनके ऊपर तो दाग नहीं है, पूरी दुनिया कहती है दाग नहीं है। आप क्या मानते हो कि निचले स्तर पर भ्रष्टाचार खत्म हो गया? देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ जो है उसमें समय लगता है। जब लंबे समय से कोई बीमार है ना, अगर उसकी बीमारी के लिए ठीक कराने के लिए जाएंगे या हॉस्पिटल दूसरा बदलेंगे, वो जाते ही ठीक नहीं होता, उसमें समय लगता है। मैं तो ये कहता हूँ कुछ तो इस प्लान में ठीक हो गया। और मैं आपसे जनता से भी ये वादा करता हूँ कि अगर अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो शायद ये निचले भी सारे ठीक अपने आप हो जाएंगे। देखो, समय तो लगता ही है किसी भी काम में। अब की बार ऊपर के ठीक हुए हैं, फिर नीचे के ठीक हो जाएंगे अगली बार। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से आती है तो शायद सब ठीक हो जाएगा। तो आप अभी इंडिपेंडेंट ही आगे चुनाव लड़ेगा? क्या आपको उम्मीद है कि बीजेपी आपको टिकट दे देगी? मैं तो अभी मैंने मुख्यमंत्री जी से तो बात ही नहीं की टिकट की उसकी। वो देंगे तो बीजेपी से लड़ूंगा, ना देंगे तो इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ूंगा। चुनाव तो लड़ूंगा मैं। ये परफेक्ट है कि आपने चुनाव लड़ना ही है। ये तो जनता लड़ाएगी चुनाव, तो जनता जो कर कहोगी मैं तो ऐसे ही कर लूँगा। और नहीं, वैसे मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कभी मेरे को ये नहीं समझते कि भाई ये इंडिपेंडेंट एमएलए है या भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। इस चीज़ का भी मैं, मुख्यमंत्री जी तो नहीं समझते, लेकिन पीछे कुछ बातें ये उठी थी कि सीएम साहब के दिमाग में कुछ ऐसा आपके प्रति गलत डाल दिया था कि रविंद्र मछरोली बीजेपी के दायरे में नहीं आते, ये कुछ और हिसाब के नेता हैं। तो कुछ मुख्यमंत्री भी आपसे कटे कटे रहना शुरू हो गए थे? नहीं, मेरे से तो कभी मुख्यमंत्री जी, मैं तो मुख्यमंत्री जी को तो शायद हम तो इस तरह रहते हैं जो कर मैं कोई बात कहता हूँ कभी मुख्यमंत्री जी पूरी सुनते हैं हर बात को। मैं मजाक के तौर पर भी कह देता हूँ और काम के तौर पर भी कह देता हूँ। कभी मुख्यमंत्री जी ने तो इस तरह का मेरे को तो कोई महसूस नहीं होने दिया, और बाकी उनके दिमाग में होगी तो कोई बात मुझे पता नहीं। कुछ बड़े आरोप आपके ऊपर ये लगे थे कि समालखा की जो चेयरमैन थी उसके ऊपर लेन देन का जो मामला आया था, आपके ऊपर भी आरोप लगे थे जी कि पैसे लेके आपने चेयरमैन बनवाई भी और गिराई भी। ऐसा है, आरोप तो लगाना जनता का काम, उसका काम था, लेकिन हमने उसको एक बात बोली थी, भाई अगर कोई भी नेमा धर्मी अगर वो ये कह दे 5 पैसे भी कोई कहीं कोई लेन देन की बात है कि कोई यो है, तो उसके लिए मैं तो, और फिर बाद में ये बात उन्हें स्पष्ट भी की थी। अभी ऐसा कुछ नहीं था मेरे से, जो कहा मैंने गलत कहा था, गलत कुआ था, क्योंकि वो दूसरी पार्टी के लोगों के हाथ लग गया था। क्योंकि मेरे नगर पालिका के अंदर
जितने दिन हो रहा 1.5 साल उसने 5 रुपए का भी काम नहीं किया यहाँ समालखा के अंदर। वो जनता किसी से पता करके देखो, उसने एक भी काम नहीं किया। तो उसके लिए, और मैं तो कौन होता हूँ बदलने वाला और बनाने वाला, वो तो एमसीओ का काम है। एमसी ही बदले हैं, एमसी ने वोट डालने। वो एमसी भी तो आपके थे, आपके साथ कोई बातचीत हुई थी उनकी? नहीं, एमसी मेरे पास तो ये कहने के लिए आते हैं, भाई विधायक जी हम ये काम नहीं कर रहे, बार बार शिकायत लेकर आते हैं, भाई हम क्या कर सकते हैं, नहीं काम कर रहे तुम और देख लो अपना इनमें से, हम क्या कर सकते हैं। मैंने तो चेयरमैन नहीं बनना, बनना तो उन्हीं में से है चेयरमैन। तो उन्होंने अपना फैसला ले लिया, एमसीओ ने अपने आप ही लिया, उसमें मेरा तो कोई वो ही नहीं था। फिर ये नाट्यक्रम कैसा चला? पैसे देने की बात पहुंच गई, पुलिस को पता लग गया, जेल में चले गई, ये सारा नाटक कैसे हो गया? ये तो उसका, वो तो दूसरा केस था उसका। दूसरे वाले केस में आ रहा हूँ। उसके तो मुझे पता भी नहीं था उस केस का, तो मुझे तो कई दिन के बाद पता चला कैसे ऐसे हो गया। मैं तो बाहर जा रहा था, बल्कि उस टाइम भी मुझे तो पता भी नहीं चला क्या मामला था, क्या नहीं था वो था। रविंद्र जी, अभी एक हरियाणा में बड़ा दो राजनीतिक पार्टियां एक हुई हैं, इनेलो और बसपा, दोनों ने हाथ मिलाया है। आप समालखा से लीड कर रहे हो, समालखा में कितना फर्क पड़ेगा, या पूरे हरियाणा की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में कितना फर्क पड़ेगा? बस फर्क तो क्या है, इस में तो ऐसा है ना भाई, जनता सब समझती है, पब्लिक सब समझती है। चुनाव तो पीछे भी अपनी मायावती वाली पार्टी से भी चुनाव तो कैंडिडेट लड़े था यहाँ भी। पिछली बार आप देख लो कितनी वोट आई थी उसको, 700 वोट आई होंगी समालखा से मायावती जी वाले को। और इसको भी मारे तो ख्याल में कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस बात से। तो आपकी बीजेपी पार्टी से ही शशिकांत जो थे मजबूत उम्मीदवार थे, इलेक्शन भी लड़ा था, मतलब कभी बात हुई है वो क्यों मैदान छोड़ के इनेलो में चले गए, बीजेपी छोड़ के? वो तो जिस दिन आ रहा था उसी दिन पार्टी से चलेगा था। तो जिस दिन जनता ने उसको नहीं चुना था तो उसी दिन चला गया था। वो तो अब थोड़ा गया है, अब तो ये वैसे उसमें गया है, नहीं चला तो उसी दिन गया था जिस दिन पार्टी से हार गया था वो। क्या लगता है क्यों गए वो छोड़ के बीजेपी? वो कोई पहले भी पार्टी में नहीं था, पहले कौन सा पार्टी में था वो तो सिर्फ टिकट ली थी, चुनाव लड़ा था। तो अभी आप मतलब आपकी समालखा हल्के की जो सीट है वो सेफ मारने, जैसे कि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ूंगा, जनता लड़वाएगी, तो रविंद्र मछोली फिर जीत के विधानसभा में जाएंगे? तो वो तो जनता ही बनाएगी, जनता का ही काम है। मैं इतनी बड़ी बात कैसे बोल सकता हूँ भाई, मैंने तो पीछे भी नहीं बोली। अभी मैंने ही बटन दाबना है उसका, वो तो पब्लिक ने दाबना है, पब्लिक ने वो करना है। अगर पब्लिक बनाएगी तो विधानसभा जाऊंगा, अगर नहीं बनाएगी तो मैं कैसे जाऊंगा फिर, वो तो पब्लिक के हाथ में है। रविंद्र मछोली वो नेता हैं जिन्होंने विधानसभा में शायद एक ही था और वो मुख्यमंत्री ने या पूरी विधानसभा ने उसको पूरा भी कर दिया। विधवाओं के, महिलाओं के ऊपर तो सबने काम किया, लेकिन इन्होंने विदुर जिनकी पत्नी गुजर जाती हैं, उनके जो हस्बैंड हैं उनको पेंशन दिलवाने का काम किया था। सर वो बताए वो क्या था? ऐसा है, जो विदुर पेंशन का मामला था तो हमने उसको उठाया विधानसभा के अंदर, तो मंत्री जी ने मना कर दिया। तो देखो, जिस तरह ताऊ देवीलाल ने 100 रुपये की पेंशन चालू की थी हरियाणा के अंदर, आज चाहे वो पेंशन 10,000 रुपये हो जाओ, लेकिन नाम नहीं का रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ आज हरियाणा के अंदर विदुर पेंशन मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने चालू की, तो चाहे ये कितना ही कुछ हो जाए, ये इन्हीं का नाम रहेगा भाई उस मुख्यमंत्री आया था और उसने ये पेंशन चालू की थी। क्योंकि औरत को मिल जाए बच्चे पालने के लिए, जिसकी औरत गुजर जाए बच्चे तो वो भी पाला बेचारा, बल्कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये तो बहुत अच्छा सराहनीय काम इसने किया पार्टी ने। मैं तो ये कहता हूँ कि शायद मेरी नज़रों में सबसे अच्छा काम भारतीय जनता पार्टी ने ये विदुर पेंशन का ही किया। मेरे पास पूरे हरियाणा से पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ोन आते रहते हैं विदुरों के, भाई साहब ये ऐसा काम किया। मगर भाई ये मुख्यमंत्री जी का शान मानो आप, जिसने ये चालू कराया है, जिसने ये सोचा है तुम्हारे बारे में। हमने तो सवाल लगाया था, सवाल उठाया था मुख्यमंत्री जी ने, और ये ऐसा सवाल था इसमें कोई भी किसी भी पार्टी ने कोई एतराज़ भी नहीं था इस बात के लिए। कोई पार्टी एतराज़ करे इस बात के लिए भाई ये काम वैसा है, तो ये काम भी अच्छा है। रविंद्र जी, आमतौर पर जैसा चलो आपने ये जिक्र किया, सवाल किया और विपक्षी पार्टियों ने भी इसको पास कर दिया। आमतौर पर ऐसे मुद्दे जब पास हो जाते हैं तो कोई भी नेता है वो इसको भुनाने की कोशिश करता है, पूरे प्रदेश में भुनाने की कोशिश करता है, देखो जी मैंने ऐसा काम करवा दिया। कभी आपने भुनाने की कोशिश नहीं की? मैंने तो आज तक मेरे समालखा हल्के के अंदर जो भी काम होते हैं वो होते हैं, मैं कभी पत्थर भी नहीं लगाया होगा अपने नाम से, मैं कभी गया ही नहीं।
क्योंकि अगर कोई काम करना है, अगर उसको गाएंगे रो करेंगे तो मैं तो उसको करना ही नहीं मानता। मैं तो उसको मानता हूँ जो किसी का काम करे और नेकी करे। काम वही है भाई, काम कराया है ठीक है, हमने आवाज़ उठाई, मुख्यमंत्री जी ने मान्या है, तो हम तो नू कहें मुख्यमंत्री जी के सारी ज़िंदगी आभार व्यक्त करेंगे भाई, इस काम के लिए मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम कराया है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ, अब हम देखे हैं ये जैसे इनकी ये विधवा आंगनबाड़ियों में, इनमें विधवा को लगाते हैं, सारा दिन हम देखते हैं कोई विधवा की नौकरी आती है बेचारी, जी मेरे को लगा दो, हेल्पर मेरे को लगा दो, मेरे को लगा दो। मैं तो इसके बारे में भी अगली बार सेशन में लगाना चाहता हूँ भाई। देखो अगर इनकी पेंशन, आंगनबाड़ी वाले की पेंशन कितनी है, 4,000 रुपये होगी, तो अगर इनको विधवाओं को वैसे 4,000 दे दें तो इनको आंगनबाड़ी में लगने की जरूरत ही नहीं पड़ा, ये लाइन ही नहीं लगी रहेगी सारा दिन। भाई विधवाएं लगती हैं आंगनबाड़ी में पहला, तो अगर विधवा के इतनी पेंशन दे रहे हैं तो उसको बेचारी को क्यों लगना, क्यों करना, घर अपने बच्चे पालेगी, वो करेगी। तो इस तरह के कई काम हैं और सरकार, मुझे तो ये उम्मीद है कि ये सरकार सारे काम करेगी भारतीय जनता। अभी जेबीएम कंपनी एक पानीपत, सोनीपत और आपके समालखा में भी काम कर रही है। 1 से 1.5 लाख रुपए से कूड़ा उठान हुआ करता था, आज वो कई लाखों में हो गया। शिकायतें जनता की है कि उसी जो ठेकेदार पुराना था उसी को दे देते हैं। तो घोटाला एक बहुत बड़ा घोटाला है। पानीपत में भी 40 से 45 लाख रुपए में एक ठेकेदार पूरे पानीपत की सफाई करता था, आज वो 1.25 करोड़ हो गया। और आपके पानीपत समालखा में भी यही हाल है, क्या मानते हैं? हाँ, ये देखो लोग आते हैं हमारे पास, सभी आते हैं भाई, सफाई भी ढंग से नहीं हो रही है। और पहले 1,27,000 रुपये में मेरे समालखा से ट्रैक्टर रो उठा रहे थे, कूड़ा भी साफ उठ रहा था, इसमें कोई शक नहीं इस बात में। और अब 7-8 लाख रुपये महीना का बिल बना दिया है और कूड़ा भी नहीं उठ पा रहे, और नाली का कूड़ा नहीं ले रहे हैं लोग। समस्या लेकर तो आते हैं, लेकिन अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे। हमने भी इतना है पता नहीं है भाई ये के है के नहीं है, तो सीएम साहब से भी बात करेंगे और ऊपर भी रखेंगे इसको बात को। तो ये हमारे तो हिसाब से ये गलत है। बड़ा घोटाला की बदबू आ रही है इसमें कि बड़ा घोटाला तो ये सामने नहीं आ रहा। देखो घोटाला भी हम तो घोटाला नहीं कह सकते, क्योंकि एक स्कीम ले आए हैं, तो स्कीम 1.25 लाख रुपए कहाँ, 7 लाख रुपए कहाँ, 45 लाख कहाँ और 1.25 करोड़ कहाँ, ये है कुछ इसमें बदबू नहीं आ रही? इसको हम तो बदबू नहीं कह सकते ना, इस चीज़ को हम इसमें एक चीज़ कह सकते हैं भाई, इनको थोड़ा टाइट करके ये देखना चाहिए भाई, जिस हिसाब से हमने सफाई करानी है, जिस हिसाब से कह रहे हैं भाई नाली का कूड़ा हम नहीं उठाएंगे, ये नहीं करेंगे और अच्छे से सफाई नहीं करें। अगर ये अच्छे से सफाई करें तो लोगों ने शिकायत ही नहीं लेकर आए। लोगों ने क्या वो है भाई कितने पैसे लगते, लोगों ने तो सफाई से मतलब है। अगर अच्छे से सफाई होगी तो कोई भी नहीं आएगा शिकायत लेकर। ये सारा दिन शिकायत लेकर आते जी, नाली का कूड़ा नहीं उठाते, ये नहीं उठाते, किसी की मिट्टी पड़ी है, रोड़ी पड़ी है, उसको भर ले जाते हैं, क्यों वजन के हिसाब से है, कूड़े को तो उठाते नहीं। तो इस तरह का थोड़ा सरकार ऊपर से टाइट करेगी इनको, ये भी ठीक हो जाएगा। तो आप शिकायत करेंगे मुख्यमंत्री जी? हाँ, मुख्यमंत्री जी को मैं बोलूँगा। एक बड़ा मुद्दा आपके यहाँ हमेशा से रहता है कि बस अड्डे का। बस अड्डा जो है फ्लाईओवर के साथ बना हुआ है, वहाँ पर बसें आज तक नहीं रुक पाती, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं अभी सीएम साहब अभी पानीपत शिवा बस स्टैंड का उस दिन उद्घाटन के लिए आए थे, तो पवार साहब भी थे मंत्री जी, उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, बात की थी भाई मेरे समालखे के अंदर एक साइड अड्डा बन ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है कि भाई एक साइड अड्डा बन जाएगा। तो हमने अभी जहाँ मेरा थाना था वो जगह खाली हो गई है, तो इधर जाने वाली थाने में रुकेंगी और थाना की जगह थी जहाँ, और इधर आने वाला मेरा बस अड्डा बन ही रहा है। तो पवार साहब मंत्री जी कह रहे थे भाई रविंदर ऐसे ही करते हैं इसको, तो इस तरह की कोशिश में हम भाई इस तरह का हो जाए। जाम को लेकर आपने कुछ अधिकारियों से बात की, आपका एक रेलवे रोड ही है, अतिक्रमण वहाँ पर बड़ा ज़्यादा रहता है, उसके लिए कुछ प्रयास किया आपने? हाँ, अभी सारी रेडियाँ भी कई दिन पहले भी हटाई हैं, 2-4 दिन पहले भी हटाई हैं सभी। तो काफ़ी देखो इब हम तो पब्लिक से जुड़े हुए नुमाइंदे हैं, हमने तो पब्लिक की भी सुननी है और जाम को भी देखना है, तो करवाते रहते हैं सफाई, तो उसमें जाम को भी रेडियो को भी हटवाते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप मौके पर खड़े दिखाई दे रहे थे, उसमें ये आरोप लगाया था कि रविंद्र मछोली के आदमियों ने वहाँ पर मौके पर गोली चलाई, कुछ किराएदारों को लेकर झगड़ा था, उसमें कितनी सच्चाई है? उसमें सच्चाई तो अगले ही दिन तो आ गई थी, और जिन्होंने ये बातें कही थी उन्होंने खुद स्टेटमेंट दी थी
भाई ऐसा कुछ नहीं था। रविंदर ने तो वहाँ हाथ जोड़ कर, मैंने तो वहाँ नमटू आया था और वहाँ गोलियाँ तो चली ही नहीं थी, कोई भी ना गोली नाम का तो चीज़ ही नहीं थी। जब मैं वहाँ तो मैं जा रहा था सवेरे सवेरे वक्त ब्योली गांव में, वहाँ से तो वहाँ आपस में लठ उठ रहे थे, तो मैंने भी गाड़ी रोक कर, मैं अकेला ही था, मैं गाड़ी रोक कर मैंने भी देखा और ना उन्होंने कोई ऐसी बात करी। जब ये झगड़ा भी निमट गया था मेरे जाते ही, वो अपने घर उधर चले गए थे दुकान की तरफ, उधर आ गए थे। फिर उन्होंने अगले दिन वो चीज़ मानी, भाई हमने तो वैसे उन्हें कह दिया जी, किसी ने कोई उसमें दूसरी पार्टी का लोग था वैसे कह दिया, हमने तो कहा नहीं था बोला इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दी थी फिर अगले ही दिन। आपकी सरकार ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि लाल बत्ती हटा दी गाड़ी से। आमतौर पर जब आम आदमी कोई विधायक बनता है, कोई नेता बन जाता है, उसके बाद गनमैन 2-3 गनमैन रखने, अपने बड़े सिस्टम से चलना, लोगों को दिखाना ये एमएलए बन गए। लेकिन आपकी एक बात ये जरूर अच्छी लगी कि आप गनमैन नहीं रखते, ऐसा क्यों? देखो, जब हम लोगों ने चुने थे उस टाइम कौन सा हमारे पास गनमैन रहते थे? अगर हमारे पास बत्ती थी, जब भी नहीं थी। और अब मैं तो अपने क्षेत्र में आज भी जाता हूँ, मैं तो कहीं गनमैन रो रखता नहीं, क्योंकि अगर उनको रखेंगे दूर हो नेता ने, हम लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, हमने कोई ऐसी कोई दुश्मनी थोड़ा हमारी है कि भाई हमने गनमैन ही रखने हैं या वो करना। पहले भी तो ऐसे ही रहते थे और आज भी ऐसे ही रहेंगे, और जब एमएलए नहीं रहेंगे जब भी ऐसे ही रहेंगे। तो ऐसी आदत क्यों डालना आदमी को? रहना समाज के अंदर ऐसे ही रहना चाहिए जिस तरह का समाज। अपने आप को नेता आरोप बनाना कोई जरूरी थोड़ा है, लोगों की सेवा करनी है लोगों के अंदर, जब भी तो रहेंगे। गनमैन और सिर पर रहेगा भाई क्या कह रहे हैं क्या वो है, तो इस करके मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। अवैध माइनिंग के ऊपर भी आपका नाम काफी चर्चा में रहा है कि अवैध माइनिंग जो हो रही है, रविंद्र मछरोली का उनके ऊपर हाथ है, और लाखों रुपए जो मंथली हैं शाम को टेबल पे आ जाती है और मछरोली सब चुप हो जाते हैं। हमने तो कहीं में लाखों रुपए नहीं देखे ना, हमने कहीं अवैध माइनिंग देख ली आज तक। कहाँ हुआ अवैध माइनिंग है? हमने तो एक माइनिंग भी नहीं देख लिया आज तक। मैं तो अपना रेत भी चढ़ता है तो मैं तो मोल ले आता हूँ, मेरे पास तो पर्ची है अपने ट्रक की भी। अगर मेरा कहीं चढ़ाई चल रही है मैं रेत की भी, मैं तो कभी आज तक 5 रुपए का रेत भी अपना मोल लेता हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि यहाँ के उद्योगपति आपके खिलाफ हो गए थे? और वो जो सीवरेज का जो पानी, काले पानी की बात चली थी उनका, जो उसमें भी आपका नाम आया था कि ये रविंद्र मछरोली मंथली मांग रहे हैं, इसलिए वो सारे तो पुलिस प्रशासन के पास ही पहुंच गए थे। देखो, मेरे कोई खिलाफ नहीं पहुंचा, ना मेरे से कोई वो था किसी ने भी। काला पानी काला उसका तो अभी जैसे मान लो उनका क्या आरोप था, भाई गांव में फैक्ट्रियां लग रही हैं, जमीन में नीचे पानी उतारते हैं भाई लोग, और फिर रोजगार के लिए लोगों को नहीं रखते। तो देखो, रखना भी चाहिए, जब एक गांव में फैक्ट्री लग रही है उस पर रोजगार भी मिलना चाहिए। और जमीन में नीचे पानी उतारेंगे लोगों, चाय भी नहीं बनती लोगों की, चाय में उफान दोगे आप जाग उठ जाते हैं। तो ये दिक्कत लोगों ने थी। मेरे तो उसमें भी मेरा क्या लेना देना उस बात से, मैं तो गया भी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं जानते होंगे कौन रविंदर है क्या है। वो तो बाद में उन्होंने सारी बात खोली नहीं, अगले दिन स्टेटमेंट नहीं दी उन्होंने। भाई रविंदर स्टेटमेंट ये सारे अगले दिन स्टेटमेंट दे देते हैं कि आपका डर तो नहीं रहता, इसलिए सारे स्टेटमेंट दे देते हैं। आप देख लो, मैं तो कभी कोई आदमी एक हो भाई आज तक मैंने तो किसी को गाली भी दी हो, कोई एक आदमी भी ऐसा लिया हो कोई क्षेत्र से या कहीं बाहर से भाई गाली भी देता हूँ मैं, क्यों? मेरा क्या डर है? मैं कोई शेर थोड़ा हूँ। मैं तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो विरोधी है, जो आपके सामने हैं, वो कहीं ना कहीं को मुद्दा ढूंढते हैं, लेकिन वो अगले दिन मुद्दा खत्म ही हो जाता है। खत्म हो जाता है। वही काम सरकार के साथ हो रहा है भाई, विद्रोही दूसरी पार्टी ढूंढ रहे हैं, अगले दिनों खत्म हो जाता है। वही काम है सेम। अच्छा, आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो पार्टियां हैं बहुमत से नहीं आती, अपनी सरकार नहीं बना पाती, तो वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ अपना ज़्यादा ध्यान रखती हैं, भी इसको मंत्री पद दे दें या कुछ दे दें। लेकिन बीजेपी सरकार में ऐसा नहीं हुआ, भी उनके तो अपनी बहुमत थी, लेकिन फिर भी कुछ छोटा मोटा लालच या अपनी मर्जी से उनको समर्थन दे दिया आपने। ऐसा ना समर्थन मैंने तो वैसे भी, मैं भारतीय जनता पार्टी जो काम ये करना चाहती है सरकार, सेवाएं की उसकी, वही काम मैं पहले ऑलरेडी करता था और मेरे इनके तालमेल पहले से भी थे। मैं तो कोशिश करता तो मैं टिकट से भी चुनाव लड़ सकूं था, लेकिन मेरा मन ही नहीं रहा चुनाव के लिए। तो ये तो जनता ने चुनाव लड़ा दिया तो कर दिया। और फिर जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो हमने तो रहना ही भारतीय जनता पार्टी के साथ था। अभी चुनाव आने वाले हैं, 1.5 साल रह गया, तो जाहिर तौर पर कुछ जो दूसरी पार्टियां हैं वो विनिंग कैंडिडेट की तरफ नज़र रखती हैं
कि इसको अपने पाले में लिया जाए। कभी इन दिनों में कुछ ऐसा हुआ को पार्टी के बड़े नेता आपके पास आए हैं, दूसरी पार्टियां कि रविंद्र जी आप हमारी पार्टी में आ जाओ? देखो, नेता तो ऐसा है, वो तो आना जाना तो सभी के पास, आने जाने से कोई मनाही थोड़ा किसी की, हम भी चले जाएं वो भी आ जाएं। लेकिन हमने तो एक मन बना लिया था भाई, हमने चुनाव ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, या फिर अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, जो भी सोचेंगे जनता से पूछेंगे। आपके 3 विधायक हैं पानीपत में, एक तो मंत्री हैं, 2 विधायक हैं ग्रामीण से भी, आप भी लीड करते हो बीजेपी को, 4 विधायक हो गए टोटल पानीपत में। आपको क्या लगता है कि अब पानीपत का विकास हो रहा है, पूरे जिले की बात की जाए, या कहीं अभी दिक्कत है? ऐसा है कुलवंत जी, आप भी पानीपत से बिलोंग करते हैं और शायद मीडिया में आप हो। आप एक बात बताओ, आप कितने साल से रह रहे हो? आपको भी ये पता तो होगा खुद भाई, पीछे आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, जो भी आई है, कभी आज से पहले तो शायद कभी इतना विकास नहीं होया होगा कभी भी। किसी ने पुल के नीचे कोई नहीं टाइल लगाई होंगी आज तो पानीपत के अंदर। और रही बात जाम की, रूस की बस स्टैंड की, इतना बड़ा काम ये बस स्टैंड यहाँ निकाल दिया भाई, जाम से राहत मिलेगी, सिटी बसें चलेंगी, ये भी मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा काम कर दिया पानीपत के लिए। तो पानीपत के लिए तो शायद मेरे ख्याल में पहली बार हमने इतना पैसा देखा है, अभी इतना पैसा आता है, इतना काम हो रहा है पानीपत के अंदर। तो फिर ये क्या बात होगी, जहां आप रह रहे हैं, खुद रह रहे हैं, आपकी कोठी के आसपास इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, क्या दूसरे नेताओं को ये पता चलेगा ये तो संभाल खा का इसलिए यहाँ करवाते नहीं? हालांकि आपने तो वहाँ रह रहे, जनता तो वहीं की है, आपको खुद महसूस भी होगा वहाँ पे। हाँ, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, वहाँ गड्ढे बहुत डूंगे डूंगे हैं। तीनों विधायक जहाँ हम रहते हैं ना, महिपाल से आगे में हमारी कोठी है, उससे आगे रोहिता की है मोड़ पे, वो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। और कई महीने से हैं गड्ढे, डूंगे डूंगे हैं पूरे गड्ढे। और वहाँ को शायद कहीं कहीं बार आना जाना हो है, सारे विधायक भी जाते हैं वहाँ, और भी लोग काफ़ी, शहर का पूरा आगमन है सेक्टर 12 में, मोड़ पर गड्ढे बहुत डूंगे हैं। उनके लिए तो मैं भी सोचता हूँ कई बार कि ये सोच रहे होगे, ये तो कह देना था मुख्यमंत्री को, कह देना जी देखो जी मेरे साथ खुंदक निकाल लिया, मेरे घर के आगे इन्होंने खड्डे पाड़ दिए। बस वो तो यहाँ जो अफसर लग रहे हैं ना, वो अफसरों की ये गड़बड़ी है, वो अफसर ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, पता तो उन्होंने भी है, दिख तो उन्होंने भी रहा है, वो जानबूझ के भी कर रहे होंगे अफसर यहाँ। तो उन्होंने देखना चाहिए भैया, गड्ढे तो भरवाए दें कम से कम। क्योंकि एक दिन मेरे आगे ही मोटरसाइकिल पर एक लेडीज भी गिर गई थी, बेचारी पीछे बैठी थी, तो वहाँ चोट तो बहुत लगती, ये तो है। कहीं ना कहीं आप कहना ये चाह रहे हैं इशारों में कि बीजेपी सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन अफसरशाही है वो अभी भी हैवी हो रही है। हाँ देखो, रोड सड़क तो सारे सेक्टर 12 के एरिए तो टूटे ही पड़े हैं। हमने नहीं पता ये क्यों टूटे पड़े हैं, क्या मामला है क्या नहीं है इसको। ये एक सरदार जी अपने वो मेयर साहब भूपेंद्र, बल्कि कई दिन पर 2 दिन पहले उन्होंने गड्ढे में पेड़ भी लगाए हैं वहाँ। तो रात में देख रहा था भाई, वो गड्ढे भरने लग रहे हैं, वो पेड़ लगाने के बाद ही गड्ढे भरे हैं। और वो जो हमारे वहाँ गड्ढे हैं मोड़ पे हैं, वो तो मैं सरदार जी को भी फ़ोन किया था रात को, सरदार जी पेड़ वहाँ भी लगाना, कुछ भरे जाएं तो गड्ढे। आप ही लगा देते, आप भी तो जनप्रतिनिधि हो। बस वो सरदार जी लगा दे, वो अच्छा पेड़ लगा हुआ है, उसके लगाए हुए गड्ढे भर जाए ही हम लगाओगे तो उनमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो कहता था मैं लगा दूंगा, 1-2 दिन में पेड़ लगा दूंगा। रात में घूम रहा था वहाँ हॉस्पिटल में, 25 सेक्टर में हॉस्पिटल है जहाँ जच्चा बच्चा का है वो है। तो वहाँ देखा हमने एक टावर ही लगाने लग रहे हॉस्पिटल के अंदर, खोद के पूरा बड़ा। तो हमने पूछा भाई यहाँ ये हॉस्पिटल में टावर कौन लगा रहा है? वो बोले हॉस्पिटल में टावर लग रहा है कंपनी का एक कोई। मगर यहाँ तो छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं आती हैं, बच्चे पैदा होते हैं, यहाँ तो इसका बहुत ज़्यादा असर है। हॉस्पिटल के अंदर ही टावर लगवा दिया, जहाँ जनरेटर भी रखा जाना है, वहाँ उसका ट्रांसफार्म भी बिजली का रखना है, और जच्चा बच्चा वाला हॉस्पिटल है वो। मगर ये किसने काम कर दिया? बोले जी ये ऊपर से परमिशन हुई है। डॉक्टर से मैंने कहा भाई वो परमिशन तो दिखाओ कम से कम, और जिसने परमिशन दी उसके खिलाफ जांच खुलवाएंगे हम। ऐसे हॉस्पिटल के अंदर भी कोई टावर थोड़ा लगा देगा? भाई ऐसे टावर लगा दे, वो तो जच्चा बच्चा का हॉस्पिटल, और उससे तो वैसे भी कहते हैं बच्चों को और उससे दूर रखना चाहिए उस टावर से। उसको तो वहीं लगा रहे हैं, बेडों के पास ही लगा रहे हैं जहाँ बच्चा पैदा होना है या गर्भवती महिलाएं जाती हैं। तो इसके बारे में विज साहब को भी शिकायत करूंगा मैं। अभी गृहवंशी कमेटी की मीटिंग है उस दिन, मंत्री जी को भी कहूँगे और इसकी जांच करवाऊंगा मैं तो पूरी। मैंने तो रात देखा हो भी मामला, मगर देखो ये कैसा काम कर दिया है। कहीं ना कहीं उसमें भी किसी बड़े अफसर का ही नाम आएगा अगर ये जांच खुल जाती है तो। आएगा। और हॉस्पिटल के अंदर कोई टावर लगाना, छोटा हॉस्पिटल है वो,
और उसके जच्चा बच्चा का है, वहाँ गर्भवती महिलाएं आती है और उसके अंदर ही टावर लगाने लग रहे हैं भाई, उसके अंदर ही खुदाई शुरू करके वो कर रहे हैं। तो है उसमें तो मामला तो कोई न कोई, और इतना बड़ा टावर लगाना, वहाँ बच्चों को तो वैसे दूर रखा जाता है, गर्भवती महिलाओं को दूर रखना चाहते हैं लोग उनसे, और उनको वहीं लगा रहे हैं, उनके बेड के पास ही टावर लगा दिया। अभी समालखा में वापस आते हैं, एजुकेशन को लेकर आपने कितने प्रयास किए कि लड़कियों का यहाँ पर कॉलेज होना चाहिए या कुछ और स्कूल या सरकारी स्कूल को अपग्रेड करना चाहिए, वो कितने प्रयास किए आपने? अपग्रेड तो सरकार ने काफ़ी स्कूल करे हैं मेरे समालखा के अंदर, और पीछे सेशन में मंत्री जी ने, रामविलास जी ने एक जन्मदिन के उस पर वो भी दिया था लड़कियों का कॉलेज स्कूल, वो अभी तक कोई चला नहीं है, लेकिन दे तो रखा है समालखा का, तो लड़कियों का स्कूल एक बनेगा उसको। तो एजुकेशन के लिए तो काफ़ी समालखा क्या पूरे हरियाणा के अंदर ही काफ़ी वो कर रहे हैं भाई, कोई अपग्रेड के लिए आप वो करो, कोई भी स्कूल दो, या किसी में कोई दिक्कत है स्कूल में, कोई कमरे की, रूम की, लैट्रिन बाथरूम की कोई भी दिक्कत है तो उसके लिए तो पैसे सरकार खूब दे रही है, काम करवा रहे हैं। समर्सिबल भी कुछ आपके तरफ से समर्सिबल लगवाएंगे? नहीं सर, इसको गांव में या जब आप जाते हो हल्के में जाते हो कुछ? समर्सिबल का तो काम ही नहीं करते। समर्सिबल तो समस्या का सारे पानी की समस्या, सारे गांव में जहाँ भी जाते हैं वहाँ तालाब भरे मिलते हैं पानी के, पानी की निकासी का ये चक्कर है। तो अब गांव में जहाँ जहाँ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं भाई पानी की निकासी की ये समस्या है, निकासी ही क्यों, ट्यूबवेल चलाते हैं, ट्यूबवेल चलते रहते हैं सारा दिन, तो पानी तो कहाँ जाएगा ये इतना पानी, ज़मीन का नीचे से भूमि स्थल भी ख़त्म होता जा रहा है। तो अभी बल्कि मैं गांव में जा रहा था, वो कह रहे थे रविंद्र भाई ये पानी कैसे ख़त्म हुआ है, मगर पानी तो भाई ऐसे तो ख़त्म होगा नहीं का, ये तालाब भर गए हो गए, इसके पानी की तो शराब बनाई जाए और गारा के समोसे बनाए जाएं, जब तो पानी सूख सकता है नहीं, इसका तो हल ही नहीं है कोई भी। ये तो ट्यूबवेल ही इतने लग गए, हर घर में ट्यूबवेल चलते रहे। आप निकासी के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे? निकासी के लिए खूब प्रयास करते हैं, लेकिन कहाँ जाएगा पानी, एक निकासी भर गई अगली पे चला जाएगा, अगली भर गई फिर तीसरी पे चला जाएगा कहाँ, जमीन का पानी का स्तर बहुत घटता जाने लग रहा है। ऐसी खरी खरी बातें आप करते हो जनता के सामने, फिर भी आप सोच रहे हो कि जनता वोट दे देगी आपको? वो तो जनता देगी, वोट देगी, एमएलए बनाओगी तो बनूंगा, और मेरी अकेले की वोट से तो बनने से रहा मैं, वो तो उनका काम है भाई साहब, वो देंगे ना देंगे, पैर पकड़ लेंगे, खुशामंद कर लेंगे उनकी, उन्होंने सब पता है। अगर रविंदर कोई ऐसा तो नेता नहीं भाई एक रात को जाएंगे दारू पिया मिलेगा, रविंदर तो, मैं तो गरीब परिवार से हूँ, सब ये जानते हैं भाई। मैं तो, मेरे जहाँ तक मैंने सुनने में आया कि आप, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं, बड़े गरीब परिवार से हैं आप, राजनीति से कोसों दूर है, कोई परिवार में था नहीं, मुर्गे बेचने का भी काम आप किया करते थे, इतना बड़ा संसाधन, इतना बड़ा सामान कैसे जुटा लिया रविंदर ने? ये भी मैं नहीं कह रहा, विरोधियों का या आप समझ लीजिए सवाल है कि रविंदर ने इतना पैसा कहाँ से जुटा लिया? ऐसा है, जब मैं चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने के बाद शायद मैंने 2-3 करोड़ रुपए की अपनी प्रॉपर्टियां बेच चुका हूं मैं, बनने के बाद। वो 2-3 करोड़ कहाँ से आए? वो 2-3 करोड़ मैं बता रहा हूँ ना, जो मेरे प्लाट थे वो मैंने रिटर्न में जब मैंने चुनाव लड़ा उस टाइम भर रखे थे, और मैंने वो बेच चुका हूँ मैं उनको, लोगों की सेवा के लिए। मैंने एमएलए बनने के बाद कोई चीज़ नहीं खरीदी कभी भी अभी तक, मैंने बेचा ही बेचा अपना जो भी बेचा। तो अभी आप चुनाव दोबारा लड़ेंगे, कौन सा ऐसा मुद्दा फिर रहेगा, जनता के बीच में फिर जाएंगे, कौन सा मुद्दा लेके जाएंगे कि इस बार मेरे को जिता दो और ये काम हो जाएगा? देखो तो समय नजदीक होगा, मुद्दा तो लोग ही बताएंगे भाई ये मुद्दा है, और मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो हल्के में जाते रहते हैं। मैं तो राजनीति नहीं हूँ, वही बताएंगे भाई ये काम है, ये वो है, ये है वो है, मैं कहूँगा हाँ भाई यही है। मैं तो जैसे जनता राजी मैं भी नूंगा राजी, मैं तो जनता के साथ हूँ। पूर्व जो एमएलए उनके ऊपर तो आरोप लगते रहे हैं सीएलयू को लेकर, जो पूर्व में एमएलए थे, तो कोई ऐसा आरोप आपके ऊपर ढूंढा जाए, या आप ये कहते हो कि मेरे ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं है कि पैसे लेके मैंने ये काम करवा दिया? नहीं, कोई एक आदमी भी पैसे तो लेना बहुत दूर की बात है, ये भी बता के कि भी मैं रविंदर के साथ गया था या रविंदर वहाँ गया था, कोई चाय 5 रुपए की चाय भी पीने का काम या पिलाने, कोई भी 1 रुपए का भी कोई मेरे को बता देगा तो मैं सारी जिंदगी उस आदमी की गुलामी कर सकता। ये आरोप है, आरोप उनके ऊपर ही लगे थे, हालांकि सामने तो नहीं आए, क्या आरोप थे?
वही आरोप की बात की। चलो दूसरी बात पे आते हैं। अभी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जनता के बीच आप फिर दोबारा जा रहे हैं, आपके सामने किसको मानते हैं कि ये मेरे सामने ये नेता है, इसको मैंने हराना है, या कांग्रेस है या इनेलो है? किस नेता को आप सामने लेकर चल रहे हैं? मैं तो दरअसल मैं तो किसी नेता को पहले भी नहीं लेके चला और मैं तो आगे भी नहीं लेके चलूंगा। मैंने तो पहले भी ये नहीं सोचा फलाना नेता है फलाना वो है, और मैं तो आज भी नहीं ये समझता कि फलाना नेता वो है फलाना वो है। ये तो जनता ने सोचना है, ये तो जनता का काम है, जनता किसको वोट देगी क्या देगी। देखो अपनी मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन बने तो एक ही का, ऐसा तो है नहीं कि हल्के में 2 MLA बनेंगे, एक ही बनेगा, और वो भी जनता डिसीजन करेगी, जनता जिसको वोट देगी उसको बनेगा, वही बनेगा। तो जब समय आएगा, जब जाएंगे, जब पूछेंगे। तो ये थे रविंद्र मछली। बड़ी स्टिक बात इन्होंने की और अपने ऊपर आरोप जो इन्होंने लगे थे उनका भी बड़े ढंग से इन्होंने जवाब दिया। और अभी ये चुनाव दोबारा लड़ेंगे, उनके बारे में इन्होंने अपनी मंशा जताई है। बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी की टिकट से लड़ेंगे, अगर जो आज़ाद उम्मीदवार इन्होंने लड़ना है तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। आज बस इतना ही, अगले बड़े नेता से आपकी बातचीत करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।